यह है बोर्ड एग्जाम के लिए अपना क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 विज्ञान विषय का, जिसको मैं शॉर्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें सबसे पहला बिंदु अपना अम्ल यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या? एसिड यानी अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है। अम्ल के स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में नींबू, संतरा, इमली, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अम्ल के। यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और इसकी जांच कैसे करते हैं? लिटमस पत्थर की सहायता से। अम्ल जो है लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। यानी लाल क्या होता है? अम्ल। जो चीज़ लाल हो जाए वो अम्ल। जबकि इसका विपरीत है सार। सार स्वाद में कड़वा होता है और ये लाल को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ये क्या करता है? नीले को लाल करता है, जबकि सार क्या करता है? लाल को नीला। यानी ये एक दूसरे के विपरीत है, ये नीला और ये रेड। तो सार के स्वाद कड़ा होता है, विलायक क्षमता यानी अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है। और अम्ल जो है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन से? H+ आयन। यानी इनका स्वाद खट्टा होता है और ये लिटमस पत्थर को नीले को लाल करते हैं और ये जल में H+ विलीन देते हैं। उदाहरण के रूप में अगर ले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये सभी किसके उदाहरण हैं? अम्ल के। ये सभी किसके उदाहरण हैं दोस्तों? अम्ल के। अब बात करते हैं सार की। सार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। और लाल लिटमस पत्थर को कैसा कर देता है? नीला। कैसा? नीला। और ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है। कौन सा? जलीय विलयन में ये OH- आयन देता है और ये लिटमस पत्थर को लाल को नीला कर ही देता है। और ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार करता है, यानी साबुन किसका उदाहरण है? सार का। और इनकी विलायक क्षमता निम्न होती है। क्या दोस्तों? इनकी विलायक क्षमता निम्न होती है और जल में घुलनशील क्षारक को सार कहते हैं। यानी जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसको सार कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक अम्लोसार में प्राकृतिक सूचक में एक तो आता है लिटमस पत्थर, एक लाल पत्ता गोभी और एक हल्दी। ये सभी किसके उदाहरण हैं? प्राकृतिक सूचक यानी जो नेचर में पाए जाते हैं। और कृत्रिम सूचक है मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन। और गंधीय सूचक प्याज का रस, वेनिला का रस और लौंग का रस। सभी किसके सूचक है? गंधीय सूचक के। तो उदाहरण अम्ल व सार में अंतर की बात करें तो ये स्वाद में अम्ल स्वाद में खट्टे, जबकि सार स्वाद में कड़वे। ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, जबकि ये लाल को नीला कर देते हैं। और ये H+ आयन देते हैं और सार OH- आयन देते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यानी सार और अम्ल में मुख्यतः क्या क्या अंतर हैं। और अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग कर देता है। उदाहरण के रूप में बता दिया HCl H2SO4, यानी इसके उदाहरण है HCl H2SO4। अन्य और भी हैं HNO3 CH3COOH, जबकि इसके उदाहरण है NaOH। देखो इसमें OH आ रहा है। और KOH, यानी जिसमें अंत में OH आए वो किसका उदाहरण है? यानी KOH OH- आयन है। और जैसे CaOH2, ये सभी काय के उदाहरण है? ये सार के उदाहरण है। और सूचक क्या होता है? सूचक यानी सूचक का शाब्दिक करते हैं, यानी सूचना देने वाला, यानी जो सूचना देता है वो सूचक कहलाता है। वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या सार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। जिसकी सहायता से हम अम्ल या सार का पता लगा लेते हैं उसे सूचक कहते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक। तो देखते हैं अब अगला बिंदु अपना अम्ल व सारों के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और सार के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है? देखिए, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस देते हैं। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु में बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि जबकि पित्तल के बर्तनों में, इसीलिए पित्तल के बर्तनों में दही को नहीं रखा जाता, क्योंकि ये किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का।
जिससे ये उससे रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि पित्तल जो कि धातु है, जो खट्टे पदार्थ जैसे दही से क्रिया करके विषैला लवण का निर्माण करता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दही को पित्तल के बर्तन में नहीं रखते हैं। और इसके रासायनिक गुणधर्म अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये बात की। जबकि पॉप टेस्ट है, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म में पॉप टेस्ट की बात करें तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परख नली से गैस निकलती है, ये पिछले चैप्टर में बता दिया था, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो पट पट की आवाज़ के साथ निकलती है, तो ये पॉप टेस्ट कहलाता है। तो अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला बिंदु है अम्ल व क्षारों के रासायनिक अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो देखिए, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया की बात करें तो इसमें जो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्रमशः लवण व जल बनता है, जैसे 2HCl प्लस CuO, तो CuCl2 प्लस H2O, यानी ये तो लवण हो गया और ये जल, तो क्रमशः क्या बन रहा है, लवण और जल। यानी जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, ये अम्ल है और क्षार की ये धातु ऑक्साइड है, इनकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्रमशः लवण व जल बनता है। अब चलते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, यानी अधात्विक ऑक्साइड की जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभी क्रमशः लवण और जल बनता है। क्या दोस्तों, ये अधात्विक ऑक्साइड प्लस ये हो गया क्षार, तो जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो CaCO3 प्लस H2O, तो लवण और जल बनता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले बिंदु पे, उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या है, यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रवृत्ति को दर्शाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय गुण भी रखते हैं और क्षारीय गुण भी रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सबके किसके उदाहरण है, सब उभयधर्मी ऑक्साइड के। ये सब किसके उदाहरण दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड के। तो देखिए, इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड में अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और CO2 और जल क्या क्या बनता है दोस्तों, अम्ल, लवण, CO2 और जल तीनों बनते हैं। यानी चूने के पानी का पॉप टेस्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, तो ये चूने का पानी का टेस्ट है। इसकी रिएक्शन की बात करें तो CaOH ऑल ट्वाइस प्लस CO2 और CaCO3 प्लस H2, ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो ये किसका उदाहरण हो गया, चूने के पानी का टेस्ट का। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, अम्ल व क्षार में समानता। आर्निस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक संकल्पना दी। जब अम्ल और क्षार की परिभाषा इन्होंने सर्वप्रथम 1884 में आर्निस ने दी थी, तो इन्होंने अम्ल के बारे में बताया कि जो अम्ल जो है वो जलीय विलीन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी अम्ल जो जलीय विलीन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, जबकि जो पदार्थ जलीय विलीन में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। क्या दोस्तों, वे क्या कहलाते हैं, क्षार। तो आपको अम्ल व क्षार की परिभाषा आर्निस ने दी थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट बिंदु अपना, तनु सांद्र और तनुकरण, इनमें क्या अंतर है। तो तनु सांद्र और तनुकरण, तनु का मतलब होता है विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है तो उसे तनु कहते हैं। यानी विलयन में जब जल अधिक मात्रा में हो और विलेय पदार्थ कम मात्रा में हो, जैसे शक्कर का घोल है तो उसमें शक्कर कम मात्रा में हो और पानी अधिक मात्रा में हो, तो ये क्या लाएगा, तनु विलयन का उदाहरण हो जाएगा। यानी इसमें शक्कर कम है और पानी ज़्यादा है तो तनु विलयन का उदाहरण है। जबकि सांद्र विलयन में जल की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र कहा जाता है। यानी जैसे चीनी की मात्रा तो अधिक और पानी की मात्रा हो कम, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, सांद्र विलयन का। और तनुकरण, जब अम्लीय क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है तो उसे तनुकरण कहते हैं। क्या दोस्तों, जब अम्लीय क्षार में
जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तनुकरण। तो दोस्तों तनुकरण हो गया। अब अपना प्रबल अम्ल, यानी प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल से तात्पर्य है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, क्या जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। किस मात्रा में दोस्तों? अधिक मात्रा में देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो HCl, क्या दोस्तों? HCl, H2SO4, HNO3, ये सब किसके उदाहरण हैं? प्रबल अम्ल के। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं? प्रबल अम्ल के। अब चलते हैं दुर्बल अम्ल पे। यानी वे पदार्थ जो विलयन में H+ आयन कम मात्रा में देते हैं। क्या दोस्तों? कम मात्रा में देते हैं, कम मात्रा में देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल यानी दुबला, प्रबल यानी शक्तिवार। तो दुर्बल अम्ल के उदाहरण की बात करें तो एक हो गया एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, और एक उदाहरण है H2CO3। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? दुर्बल अम्ल के। तो प्रबल अम्ल में तो H+ आयन अधिक मात्रा में होगा और दुर्बल अम्ल में H+ आयन कम मात्रा में होगा। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पे, प्रबल सार, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन, कौन से? सार होगा तो OH- देगा और अम्ल होगा तो H+ देगा। यानी जो जलीय विलयन में OH- आयन अधिक मात्रा में, क्या दोस्तों? अधिक मात्रा में देता है, उसे प्रबल सार कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो NaOH और KOH, ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? ये प्रबल सार के उदाहरण दोनों। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रबल सार के उदाहरण हैं, यानी इसमें OH- की मात्रा अधिक है। दुर्बल सार की बात करें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन कम मात्रा में देते हैं, क्या दोस्तों? कम मात्रा में देते हैं, उसे दुर्बल सार कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AmGOH2, AmGOH होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब किसके उदाहरण हैं? दुर्बल सार के। किसके दोस्तों? दुर्बल सार के। चलते अपने नेक्स्ट बिंदु पे। नेक्स्ट बिंदु अपना अम्ल और सार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी अम्ल और सार जो है वो परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब अम्ल व सार परस्पर क्रिया करते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? लवण व जल का। किसका दोस्तों? लवण प्लस जल का। और इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण। यानी जब अम्ल व सार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करे तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल व सार एक दूसरे के समस्त गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे ये रासायनिक अभिक्रिया एक उदासीन हो जाती है। यानी अम्ल व सार परस्पर एक दूसरे गुण को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उदासीन हो जाती है। यानी अम्ल प्लस सार मिलके क्या बना रहे हैं? लवण प्लस जल। तो अम्ल हैं जैसे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना रहे हैं? NaCl प्लस H2O। तो यानी हाइड्रोजन तो इसके साथ गया तो H2O बन गया और Na और Cl एक तरफ हो गया, तो ये लवण हो गया और ये जल। तो ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला बिंदु है pH स्केल। यानी pH स्केल होती क्या है? pH स्केल मतलब अम्ल व सार को मापने की एक स्केल है जिसके पी शब्द को जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुषांश, यानी हिंदी में जिसका अर्थ है शक्ति और जर्मन शब्द है पुषांश। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल बनाई। इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को pH स्केल कहा गया। तो दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को pH स्केल कहा गया, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणायन लॉगरिथम pH कहलाता है। तो देखिए, उदासीन जल के लिए
H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता उदासीन होती है। जब pH का मान, pH स्केल में क्या दोस्तों, ये अपनी pH स्केल है, इसमें pH का मान यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14। तो जब 7 से कम हो, इधर हो, तो क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। जबकि pH का मान 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय प्रकृति का होता है विलयन। और जब pH का मान 7 हो तो वो उदासीन प्रकृति का होता है। तो दोस्तों, जब pH का मान 7, 0 से 7 के मध्य हो तो अम्लीय होता है, और जब 7 होता है तो उदासीन, और 7 या 14 के बीच में होता है तो क्षारीय विलयन होता है। तो pH स्केल आपके समझ में आ गई होगी। मतलब जब इधर 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। मान ली कोई पदार्थ का pH मान 6 है और किसी पदार्थ का pH मान 4 है, तो इनमें से अधिक अम्लीय पदार्थ यह है। मतलब जिसका मान जितना छोटा है उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक है। तो इन दोनों में से अम्लीय प्रकृति 4 वाले की अधिक है, जबकि क्षारीय प्रकृति इधर बढ़ती है। यानी एक पदार्थ का pH मान 9 है और एक का 11 है, तो इनमें क्षारीय प्रकृति 11 वाले की अधिक होगी। तो pH का मान 7 से 0 की तरफ अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जबकि 7 से 14 की तरफ क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अगर इधर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी तो किस में वृद्धि होगी, H प्लस आयन में, क्योंकि ऊपर बता दिया था आपको, जब अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तो H प्लस आयन की वृद्धि होती है। और जब क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो कौन सी, OH माइनस आयन की वृद्धि होगी। किसकी, OH माइनस आयन की वृद्धि होगी। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। और कुछ पदार्थ है जिनके pH का मान आपको याद रहना चाहिए, जैसे जठर रस। क्या दोस्तों, जठर रस का pH होता है 1.2। और नींबू का रस, नींबू का रस का pH कितना होता है, नींबू के रस का pH होता है 2.2। जबकि शुद्ध जल का pH कितना होता है, यानी नींबू का रस और जठर रस का मान 7 से कम है, तो इसकी इन दोनों की प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय। मैंने बताया था कि जब 7 और 0 के मध्य हो तो प्रवृत्ति कौन सी होगी, अम्लीय। तो इन दोनों की प्रवृत्ति कौन सी है, अम्लीय। जबकि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, तो ये कौन सा हो गया, मैंने बताया था कि जब 7 हो मान तो कौन सा होगा, उदासीन, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। और रक्त का pH कितना होता है, 7.4 यानी 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है, 10। इसके अलावा और कुछ पदार्थ है जिनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको पता रहना चाहिए। जैसे सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल, इमले के अंदर टार्टरिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल, संतरा के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल, जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, और लाल चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। यानी कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। और जैसे दूध के अम्ल की बात करें तो दूध में कितना अम्ल पाया जाता है, दूध में, दूध की pH मान कितना होता है, 6.5। दूध का pH मान 6.5। जबकि साधारण नमक यानी NaCl का मान pH मान 7.0। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हो तो उसका pH मान 14 होता है। तो ये HCl का विलयन, यानी सभी बिंदु बता दिए आपको। और साधारण ये इन सब के pH मान आपको याद करने हैं, क्योंकि इन सब के pH मान डायरेक्ट एक नंबर में आता है, जो आपको इम्पोर्टेंट भी है और याद करने जरूरी है। अगला बिंदु अपना दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो यानी pH का अपने जीवन में क्या महत्व है, तो सबसे पहले मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH होल ट्वाइस, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये एक दुर्बल क्षारक है जिसका मान pH मान 10 होता है। इसका pH मान कितना होता है, 10। क्या दोस्तों, इसका pH मान 10 होता है। उदर यानी आमाशय में अम्लता की शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इस समय हमारे उदर में जठर रस यानी जठर रस जिसमें हाइड्रोलिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए अर्थात दुर्बल क्षारकों जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ये आमाशय में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जिसे एंटासिड के रूप में भी उपयोग होता है। और इसकी रिएक्शन की बात करें तो कैसी होती है, MgOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl और MgCl2
प्लस 2H2, यानी ये अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है, जिससे अपना पेट जलन में राहत मिलती है। सेकंड पॉइंट है दंत से, यानी दंत से पीएच में किस प्रकार निर्भर है। यानी मुख का पीएच साधारणतया कितना होता है, 6.5 के करीब। मुख का पीएच 6.5 के करीब होता है। जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि पीएच का मान कम कर देते हैं। यानी वो जो अम्ल उत्पन्न करेंगे उससे पीएच का मान कम हो जाएगा। और जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा मुख का, तो अपने दांतों की जो इनेमल, यानी दांतों के ऊपर जो कठोर परत चढ़ी है, वो इनेमल नष्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी तो उसका नष्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे अपने दांतों का से प्रारंभ हो जाएगा। तो यानी इसके लिए अपना नियमित रूप से मुंह को साफ करना चाहिए दांतों को, जिससे कि उनमें अम्लीय प्रकृति नहीं बढ़े और दंत से नहीं हो। थर्ड पॉइंट है कीटों का डंक, यानी कीटों के डंक में भी अम्ल पाया जाता है। जैसे मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल स्रावित करते हैं, जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है। उस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द, जब आप कोई चींटी और मधुमक्खी काट ले तो आपकी त्वचा पे जलन महसूस होती है, वो किसके कारण होती है, वो अम्ल के कारण ही होती हैं। यदि उसी समय उस पर क्षारकीय लवण जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग उसी स्थान पर किया जाए तो अम्लीय प्रभाव उदासीन हो जाता है और अपने जलन में राहत महसूस होती है। तो यानी कीटों के डंक से बचने के लिए अपन को उनके कीटों के डंक जैसे को काट ले तो वहाँ पे क्षारक पदार्थ लगाना चाहिए, जिसके प्रवृत्ति उदासीन हो जाए और हम जलन में राहत मिले। अगला बिंदु है अपना अम्लीय वर्षा, यानी वह बारिश जिसमें जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो। 5.6 से जब ये अम्लीय जल के विलयन का मान 5.6 से कम होता है तो वो कौन सी वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा। इसमें बरसात के साथ साथ विभिन्न गैसें जैसे SO2, NO2 और CO, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें वर्षा के जल के साथ नीचे आती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है और विभिन्न चीज़ों को नुकसान होता है। जैसे फसलों को क्षति होती है और जलीय जीवों के लिए भी ये प्राणघातक होती है और इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता भी नष्ट होती है। और जैसे ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, जैसे ताजमहल को अम्लीय वर्षा की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और अगला बिंदु है मृदा की पीएच, यानी मृदा की जो पीएच है वो हम पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का निर्धारित किया जाता है। यानी पीएच एक मृदा का पीएच एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी सहायता से अपन अपनी कृषि में सुधार कर सकते हैं। अगला बिंदु है लवण परिवार, यानी लवण परिवार में कौन कौन से तत्व हैं। यानी अम्लीय लवण, लवणीय परिवार में कौन कौन से, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण तथा उदासीन लवण। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण तथा उदासीन लवण। अम्लीय लवण की बात करें तो इनमें प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार का योग होता है। और अगला बिंदु अपना दैनिक जीवन में, यानी दैनिक जीवन में जो अपने काम आने वाले यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ उपयोगी यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साधारण नमक, इसका सूत्र होता है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक बोलते हैं और इसका सूत्र है NaCl, इसे साधारण नमक भी कहती है। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है और इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7। इसका पीएच मान 7 होता है। इस कारण ये उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। तो यह HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करके जब NaCl बनाता है और H2O अलग हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, NaCl का। अगला इसके गुणों की बात करें तो यह एक श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है और ये जल में अत्यधिक विलेय है, यानी जल में यूं ही घुल जाता है और जलीय विलीन में आयनों में टूट जाता है, यानी प्लस धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। और इसके उपयोग की बात करें
तो ये इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में होता है। इसके अलावा खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं और हिमीकरण मिश्रण में बनाए जाए बर्फ को ज़्यादा देर तक जमाने के लिए व्यंजक चूर्ण आदि बनाने में भी कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसे क्या बोलते हैं? इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या दोस्तों? इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का उपयोग उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इनमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलेन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसमें क्लोरसार प्रक्रिया का निर्माण होता है। क्लोरसार प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? क्लोरसार प्रक्रिया। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरसार प्रक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH आयन उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरसार प्रक्रिया कहते हैं। अगर इसकी रासायनिक अभिक्रिया पूछ ली तो अपन को क्या लिखना है? 2NaCl प्लस 2H2O। और जब विद्युत धारा, क्या दोस्तों? विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये किस में टूटेगा? NaOH में प्लस H2 प्लस Cl2। तो इससे ये कौन सी विक्रिया कहलाएगी? क्लोरसार प्रक्रिया। तो एनोड पर तो कौन सी गैस आएगी? Cl2 और कैथोड पर H2 गैस। एनोड पर Cl2, कैथोड पर H2 गैस और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। NaOH विलयन बनता है। इसके उपयोग गुणों की बात करें तो ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है और ये जल में शीघ्र विलेय है और ये प्रबल सार होता है। और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और हैं जिनमें अपन लेते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका सूत्र है रासायनिक। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसको शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। इसका प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। यानी इसको और क्या बोलते हैं? इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। और इसका निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COH2, इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। जब बुझे हुए चूने में Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का। और क्या निकलता है? इसमें से जल निकलता है। इसके गुणों की बात करें तो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है और ये ठंडे जल में विलेय है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है और यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसमें क्वेश्चन वैसे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसके उपयोग पूछ ली तो अपन क्या लिखेंगे? इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है तथा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में भी किया जाता है। पेयजल यानी पीने के पानी को शुद्ध करने में और रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में ये चार उपयोग बहुत है, अगर आप याद करेंगे तो। अगला बिंदु अपना बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो इसका बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। क्या दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा को। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। यानी इसका किसकी सहायता से बनाया जाता है? बेकिंग सोडा की NaCl का उपयोग करके। इसके गुणों की बात करें तो ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ये जल में कम विलेय हैं और जल में इसका विलयन क्षारीय होता है।
और इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग केक बनाने व खमीर उठाने में किया जाता है। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल जैसे कोल्ड ड्रिंक आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया। अगला बिंदु है दोस्तों अपना दावन सोडा यानी धोने का सोडा। क्या दोस्तों? धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O इसका सूत्र है। तो इनमें से जो भी यौगिक है इनमें से एक सूत्र जरूर आएगा। तो इसका सूत्र हो गया Na2CO3 एंड सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका सोडियम नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। कौन सी विधि से? साल्वे विधि से इसका निर्माण किया जाता है। तो साल्वे विधि से इसका निर्माण होता है। और एक अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात दावन सोडा प्राप्त होता है। इसके गुणों की बात करें तो ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा? सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है और ये जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। क्या दोस्तों? इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। और यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। क्या बनाता है? सोडा एस। वो इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कपड़े धोने यानी धुलाई व सफाई में किया जाता है। इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, जल को मृदु करने में। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में। इसके अलावा अपमार्जक के रूप में। इसके अलावा कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसके मुख्य उपयोग हैं। अब अगला बिंदु अपना क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल यानी लवणों के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्या दोस्तों? लवणों के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। जैसे एक सूत्र अपना CaSO4.2H2O ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। ये सभी सूत्र इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो CaSO4H2O में जो ये दो जल के अणु हैं ये किसका उदाहरण है? क्रिस्टलन जल का। इसके अलावा Na2CO3.10H2O ये किसका सूत्र है? धावन सोडा का यानी धोने के सोडे का। तो इसमें जो 10H2O जल के अणु है क्रिस्टलन जल के, ये किसका उदाहरण है? क्रिस्टलन जल का। इसके अलावा K2SO4Al2SO4 3.24H2O ये एक फिटकरी का सूत्र है। किसका सूत्र है दोस्तों? ये फिटकरी का सूत्र है, इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें जो 24 ये जल के अणु है ये किसके उदाहरण है? क्रिस्टलन जल के उदाहरण है। अगला बिंदु ले तो अपना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी सूत्र इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोलते हैं, जो अपने मकान में करते हैं ना, POP। वो किसका उदाहरण है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसके सूत्र की बात करें तो CaSO4.12H2O यानी इसका सूत्र और जिप्सम के सूत्र में समानता है। क्या समानता है? इसमें H2O और यहाँ पे 2H2O। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था। अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, अर्थात POP भी कहते हैं इसको। तो POP का और अधिक गर्म करने पर और इसके गुणों की बात करें तो ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। इसके उपयोग मुख्यतः इम्पोर्टेंट है। इसके उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसके अलावा भवन निर्माण में और दंत चिकित्सा में, दांतों के अंदर जो दंत चिकित्सा में काम होता है। इसके अलावा मूर्तियाँ या मूर्तियाँ आदि सजावटी सामान में। तो ये अपना दूसरा चैप्टर है अम्ल व सार वाला, वो कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा।